So hello and welcome back. My name is Raza Ahmed and this is going to be the most important topic again, that is infinite network. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब सीरीज़ कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन हमें समझ में ना आए किसी भी सर्किट में, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। और जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, यहाँ पे ये अप टू इन्फिनिटी है, ये भी अप टू इन्फिनिटी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए, बेसिक लेक्चर हमने ऑलरेडी कर लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो देख सकते हो या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, तो जिनको बेसिक बातें नहीं पता कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह निकालते हैं, सीरीज़ पैरेलल, ये सब नहीं पता, तो पहले जाकर वो बेसिक क्लियर करो, उसके बाद ये क्वेश्चन करना, इसके बाद ये टॉपिक देखना, तब ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नाउ अगर हमें कोई इनफाइनाइट नेटवर्क दे दे इस तरह का क्वेश्चंस में, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता चल रहा है कि कुछ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, बट यहाँ पे अप टू इन्फिनिटी है। ये जो सीरीज़ है, ये जो नेटवर्क है, ये इन्फिनिटी तक गया है। उसी तरह से यहाँ पे भी ये सीरीज़ अप टू इन्फिनिटी तक गया है। आप इन सारे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो इसमें हम एक अप्रोच यूज़ करेंगे। सबसे पहला तो ये कि आप देख करके आप नहीं बता सकते हो कि इसमें कौन सा सीरीज़ है, कौन सा पैरेलल है, ये देख कर आप बता ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो समझ लो एक बात। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे जो रिपीटिंग पैटर्न दिख रहा है, पहले उसको अलग करो। पहले उसको, सबसे पहले तो एक और बात, सबसे पहले आप जो भी आपको सिचुएशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जो भी सर्किट दिखाई पड़ रहा है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो X। लेट the equivalent resistance, that is R equivalent, be X। मतलब इस पूरे सर्किट का, इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या माना, X के बराबर माना। ओके, नाउ अब दूसरा स्टेप ये है कि आप चूज़ करो यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न कौन है। तो आप देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, अगेन दूसरा नेटवर्क में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, अगेन यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी एक होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। मतलब ये जो पैटर्न है, यहाँ पे एक R, यहाँ पे एक R, तो ये पैटर्न, ये रिपीटिंग पैटर्न है। तो आप एक यूनिट को छोड़ करके, एक रिपीटिंग पैटर्न को छोड़ करके बाकी को अलग करो। तो हम देख रहे हैं यहाँ से एक रिपीटिंग पैटर्न को अलग करके ये सब हम अलग कर देंगे। ये एक रिपीटिंग पैटर्न है, इसको रहने दो जैसा है ये, बाकी सबको अलग कर दो। अब आप ये बताओ कि जब इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X है, X के बराबर है, तो अगर आप एक रिपीटिंग पैटर्न को निकाल दो तो बाकी बचे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सोच कर बताना। क्वेश्चन समझ आई? यहाँ पे मैंने पूरा इक्विवेलेंट, पूरा सर्किट का, हमने पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माना है X। मतलब ये पूरा सर्किट जो भी है, इसमें जो भी रेजिस्टेंस लगा है, उसका इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस हमने मान लिया X। तो अगर हम एक रिपीटिंग पैटर्न को छोड़ करके या एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ करके बाकी सारे यूनिट को रिप्लेस करना चाहें या फिर बाकी सारे यूनिट को अलग कर दें, तो इस पूरे जो यूनिट को अलग किया गया है, इस पूरे नेटवर्क को जिसको अलग किया गया है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या X के बराबर होगा? सोचो ज़रा। मान लो आपके पास 1 CR है, 1 करोड़ है आपके पास। अगर मैं इसमें से 10 रुपये आपसे ले लूँ तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा? आंसर है नहीं। समझना इस बात को, बहुत ही बारीकी से समझना। आपके पास समुद्र भर कर पानी है, समुद्र में जाओ, पानी बहुत सारा है, उसमें से 5 टैंक पानी निकाल लो या 5 बाल्टी पानी निकाल लो, समुद्र के पानी का लेवल कम हो जाएगा? नहीं। अगर पहले जितना पानी था उतना ही पानी अभी भी हम लेंगे। तो छोटा से क्वांटिटी निकाल देने से पूरे ओवरऑल क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही एक अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हमने जो माना है पूरे सीरीज़ का, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने X माना है। अगर हम उसमें से इस यूनिट को हटा देते हैं, इस वाले यूनिट को हम हटा देते हैं, तो बाकी बचा ये यूनिट, इसका भी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X ही होगा ना। दो रेजिस्टर्स सिर्फ हम इसमें से हटा रहे हैं, बाकी रेजिस्टर्स इन्फिनिटी तक तो वैसे ही कनेक्टेड है। सिर्फ 2 रेजिस्टर्स को आप हटा रहे हो, तो इन 2 रेजिस्टर्स को हटा दोगे तो बाकी रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपने माना है, क्या वो कम हो जाएगा, क्या वो बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सारा रेजिस्टर से इन्फिनिटी तक कनेक्टेड है। अगर हम पूरे रेजिस्टर का इन्फिनिटी X मान रहे हैं तो एक रेजिस्टर या 2 रेजिस्टर को हटा देने से चेंजेस नहीं आएगा। तो ठीक है, अगर हमने R इक्विवेलेंट X माना है तो इस पूरे रेजिस्टर का भी, रिमेनिंग रेजिस्टर्स का भी, इन दोनों को छोड़ करके रिमेनिंग रेजिस्टर का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? X के बराबर होगा। तो इन सारे के प्लेस पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लेंगे X। यस, इनके प्लेस पे जो भी नेटवर्क यहाँ पे था, 2 को छोड़ करके जो भी था, हमने क्या माना उनको?
क्या माना हमने, x के बराबर माना इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मान लेते हैं ये है x के बराबर, मतलब x बाकी नेटवर्क था इनको छोड़ करके बाकी जो भी रेजिस्टर्स था उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने x मान लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या आपको ये दोनों, आपको लैडर प्रॉब्लम पता है ना, मैंने इस पहले वाले क्वेश्चंस में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया लैडर प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करते हैं। लैडर प्रॉब्लम को हमेशा पीछे से जा करके आप सॉल्व करो, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एंड, पीछे के साइड से। तो ये देखो और ये देखो, क्या ये दोनों पैरेलल में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, बात सही है, इनको हम पहले निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनके केस में क्या आएगा, आर एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आर इक्विवेलेंट निकालने का। दो रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये हुई बात, ये R1 है और ये R2 है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, इन दैट केस यू कैन यूज़ 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और ये फॉर्मूला वहीं से आया है, आप एक बार से वेरीफाई कर सकते हो। चलो, तो इनके प्लेस पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आएगा। तो अब हम इसको भी हटा देते हैं, हमें इसका ज़रूरत अब नहीं है। तो हमारे पास इनके प्लेस पे सिर्फ हम एक रेजिस्टर लगाएंगे और इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, इस वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा आर एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स। अब आप ध्यान दो, ये दोनों क्या सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा। अगर ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो क्या इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, या पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। आर इक्विवेलेंट ऑफ इंटायर सर्किट हमारे पास कितना था, हमने कितना माना है, x के बराबर। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू देखो कैसे आएगा, आर प्लस ये दोनों सीरीज़ में, तो हम यहाँ पे आर प्लस, दोनों सीरीज़ में है तो आर एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इक्वेशन एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। मैंने बोला कि सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप पूरे सर्किट को ऑब्जर्व करो कि सर्किट में कहाँ तक रिपीटिंग पैटर्न है। सबसे पहले आप रिपीटिंग पैटर्न ढूंढो। तो हमने ढूंढा सबसे पहले रिपीटिंग पैटर्न, और उससे पहले हमने ये अज्यूम करके रखा था कि हमारा जो भी नेटवर्क था, जो भी रेजिस्टर्स थे, सारे रेजिस्टर्स को कंबाइन करने पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x मिल रहा है, तो उसको भी हम रखेंगे। तो लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इंटायर सर्किट इज इक्वल टू x। अब उसमें से हम सिर्फ दो रेजिस्टर्स हटा रहे थे इनिशियली, उनको हटा करके बाकी सारे सर्किट का, बाकी सारे रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, क्योंकि उसमें से सिर्फ दो रेजिस्टर्स ही हम हटा रहे हैं। अब उन सारे रेजिस्टर्स को हटाने के बाद, क्योंकि उन सारे रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x था, तो एक रेजिस्टर यहाँ पे था x का, एक यहाँ पे था r का, दोनों पैरेलल में थे, दोनों को सॉल्व करने पे ये मिला हमें। अब उसके बाद इन दोनों को जब हम देख रहे हैं तो ये दोनों सीरीज़ में है, और सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। तो हम R1 मतलब लिखेंगे हम फर्स्ट वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दैट इज R, और सेकेंड वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R बाई एक्स इज इक्वल टू पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हमने मान रखा है, x, तो इज इक्वल टू x ऑफ द इंटायर सर्किट। नाउ यहाँ अब हम सॉल्व करेंगे, देखना यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लेंगे, सो विल गेट द एलसीएम r प्लस एक्स। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, सो r इंटू आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो यहाँ से r इंटू आर इज आर स्क्वायर प्लस r इंटू एक्स इज आर एक्स प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये चला जाएगा इधर, ये बन जाएगा r प्लस एक्स। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसे, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक आर एक्स यहाँ से कट गया, सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये टर्म हम पॉजिटिव में चाहते हैं, तो हम इसे नेगेटिव रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली मैं यहाँ पे नेगेटिव यूज़ नहीं करता हूँ, पॉजिटिव यूज़ करता हूँ। तो इसको इधर लेकर आएंगे और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरेंज करके लिख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या यूज़ करते हो, फॉर्मूला। आप फॉर्मूला यूज़ करते हो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। नाउ यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू क्या है, देखो a का वैल्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a का वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस r,
C है, C इज़ द कांस्टेंट टर्म, दैट इज़ दिस वन, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ आर स्क्वायर। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम डायरेक्टली वहीं से आंसर लेकर आएंगे। चलो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो माइनस बी हमारा माइनस आर है, तो माइनस ऑफ माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस आर का होल स्क्वायर, माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू 1 एंड सी वी हैव माइनस ऑफ आर स्क्वायर, सो दिस इज आवर माइनस ऑफ आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ओके, लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आर, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ से प्लस 4 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, क्लियर है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, सो मुझे ये मिटाने दो। यहाँ से आगे अब हम सॉल्व करेंगे, तो ज़रा देखो यहाँ से आगे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट, x इज़ इक्वल टू आर, x इज़ इक्वल टू आर प्लस माइनस यहाँ पे देखो आर स्क्वायर और प्लस 4 आर स्क्वायर ऐड करेंगे, ये हमें मिलेगा 5 आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से आप एक काम करो, r को बाहर कर लो, r प्लस माइनस रूट से बाहर करेंगे, r आ जाएगा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का 2 वैल्यूज़ हमें मिलेगा। पहला वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लो, x इज़ इक्वल टू आर प्लस माइनस नहीं प्लस, पहला वैल्यू प्लस के साथ रखेंगे रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और x का दूसरा वैल्यू हमें मिलेगा x माइनस ऑफ एक प्लस वैल्यू आया, एक माइनस वाला वैल्यू r अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये बताओ इन दोनों में से कौन सा वैल्यू नेगेटिव होगा, r और r रूट 5 बड़ा वैल्यू है और r छोटा वैल्यू। देखो r में आप रूट 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये पूरा टर्म बड़ा हो गया, ये पूरा टर्म बड़ा है, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव में आने वाला है। ये जो भी वैल्यू आएगा, x क्या है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, भूलना मत, x इज आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसे सॉल्व करने पे एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, हमें पता है रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू हम ले नहीं सकते बिकॉज रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू हम ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हैं। याद रखना रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। तो हमारा वैल्यू है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, r कॉमन 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज आवर आंसर। तो पूरे नेटवर्क का, इस पूरे नेटवर्क का जो इन्फिनाइट सीरीज था इसका रेजिस्टेंस आएगा r 1 प्लस रूट 5 बाई 2। क्लियर है, समझ आ गया है। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है 0.5 ओम का। जिन बच्चों को नहीं पता या ऐसे बच्चे जो 10th क्लास में हैं और ये टॉपिक देख रहे हैं, अगर उनको नहीं पता ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है तो 2 मिनट बस वेट करो, उसके बाद ये वीडियो देखो या फिर वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। बाकी लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे एक बार। यस, सो लेट अस नाउ सॉल्व दिस नेटवर्क। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ज़रा समझ लो क्या होता है। देखो बैटरी जो यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं ना, ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये पूरा का पूरा सर्किट 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। अब जो भी बैटरी होता है, करंट बैटरी के अंदर से फ्लो करता है, या फिर हम बोल लें कि बैटरी का मैकेनिज्म के कारण अंदर जो केमिकल एनर्जी बैटरी में होता है या बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनके कारण बैटरी का अपना एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो बैटरी का रेजिस्टेंस है वो बाहर वाले सर्किट से हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। समझ आ गई। जैसे अगर मेरे पास ये बैटरी है तो यहाँ पे बैटरी का हम इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं, दिस इज स्मॉल आर ऑफ द बैटरी, और बाहर में हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर दे दें तो ये बैटरी, ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस पूरे बाहर वाले सर्किट से, अगर इस सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है तो देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर वाले सर्किट से सीरीज में होता है। ये बात याद रखना, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है क्योंकि बैटरी के साथ लिखा हुआ है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का हमेशा सर्किट के साथ सीरीज में होता है। तो इस वाले को बाद में हम देखेंगे, पहले बाकी जो नेटवर्क है हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला काम क्या है, पहला काम आपका कि आप सबसे पहले इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो कुछ भी। सो लेट आर इक्विवेलेंट, हम मान लेते हैं यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर के बराबर मान लेते हैं, या फिर हम मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर, वाई के बराबर मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल मान सकते हो। सो इस पूरे नेटवर्क का, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या माना, वाई। ओके, अब यहाँ पे आपको ढूंढना है रिपीटिंग पैटर्न। रिपीटिंग पैटर्न क्या है, यहाँ देखो, यहाँ इन्फिनिटी तक है, इधर से शुरू हुआ है और ये इन्फिनिटी तक इस तरह से जा रहा है। तो ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, दिस इज़ 1 ओम। ओके, रिपीटिंग पैटर्न ढूंढो, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 1 1 1 1 1। तो एक यूनिट ये है, इस यूनिट इसी की तरह
बाकी सारा यूनिट पे है 1 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 1, इसी तरह से आगे भी रिपीट हो रहा है। मतलब इसको छोड़ दिया जाए, ये एक यूनिट को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये सारा यूनिट ये रिपीट हो रहा है, ये सारा यूनिट ये रिपीट हो रहा है। देखो 1 1 1 1 1 1, तो ये रिपीट हो रहा है। तो अगर हम इस पूरे नेटवर्क में इन तीनों को सिर्फ हटा दें तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सर्किट है, ये इन्फिनिटी तक गया है। तो पूरे सर्किट का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस y के बराबर है तो इन तीनों को छोड़ करके हम पूछें इन दोनों को हटा दो और बस इतना बताओ इसका कितना होगा, तो इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस y के बराबर ही होगा। तो हम इस पूरे एक्स्ट्रा सर्किट के लिए हम सिंपली y रेजिस्टेंस का रेजिस्टर यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपली y रेजिस्टर का रेजिस्टेंस एक यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ 3 हट रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ 3 हटाकर हम देख रहे हैं। तो एक रेजिस्टर हम यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है y। अब ज़रा बताओ ये दोनों क्या पैरेलल में आ गया? अगर ये पैरेलल में है तो इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। पैरेलल में दो रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, और यू कैन यूज़ 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से वैल्यू निकाल लो पहले, फिर इसको रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ R1 का वैल्यू है y इंटू R2 का वैल्यू है 1 ओम डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, R1 इज़ y एंड R2 इज़ प्लस 1, मतलब यहाँ पे आएगा y डिवाइडेड बाई 1 प्लस y। तो इस अब देखो अब क्या करेंगे, क्योंकि हम इन दोनों को कनेक्ट कर रहे थे, इन दोनों के लिए निकाल रहे थे, पैरेलल में था ये, तो अब इनको हटा दो और इनके प्लेस पे सिर्फ एक रेजिस्टर लग जाएगा। ये वाला एक रेजिस्टर हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 1 प्लस y ओम का, सिर्फ एक रेजिस्टर लगेगा यहाँ पे। अब ध्यान से देखो फिर से एक बार, अब ये तीनों क्या, ये तीनों सीरीज़ में है, तो तीनों का R इक्विवेलेंट अगर देखो, R इक्विवेलेंट किसके बराबर था? y के बराबर। तो अब तीनों के लिए हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट ऑफ द इंटायर सर्किट इज़ y के बराबर। सो R इक्विवेलेंट क्योंकि यहाँ पे तीनों सीरीज़ में है तो सिंपली हम जोड़ देंगे 1 प्लस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस y इज़ इक्वल टू किसके बराबर? y के बराबर। R इक्विवेलेंट ऑफ द इंटायर सर्किट ये हो गया, जो किसके बराबर है ऑलरेडी? y के बराबर। ये हमने ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है। अब यहाँ से हम सबको सॉल्व करेंगे। दिस इज़ 1 प्लस 1 2 प्लस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस y इज़ इक्वल टू y। सो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा 2 1 प्लस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस y इज़ इक्वल टू y। सो अगेन यहाँ से 2 प्लस 2 इंटू y इज़ 2y प्लस y इज़ इक्वल टू, इधर y जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस y, यहाँ पे 1 प्लस y इधर से मल्टीप्लाई हुआ, देन 2 प्लस 2y प्लस y that is equal to 3y, that is equal to 3y, yes 3y is equal to y plus y squared. So from here we get 2 plus 3y minus y squared equals to 0. अब इसे सॉल्व करो। So we'll get 2 plus 3y minus y that is equal to plus of 2y, देन यहाँ पे माइनस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन आया है क्या? अब इसको पॉजिटिव बनाओ, ये स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव करो, इसको लिखेंगे माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 2y प्लस y स्क्वायर, पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करके अरेंज कर देंगे। y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बोलो आया या नहीं बताओ? y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 आया। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करो। वी हैव x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक बार यहाँ पे देख लो a का वैल्यू क्या आएगा इस पूरे इक्वेशन में। a का वैल्यू क्या है? a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर्ड टर्म, ये स्क्वायर्ड वाला टर्म है तो कोफिशिएंट है इसका 1, b का वैल्यू है -2 और c का वैल्यू भी है -2। सारे वैल्यूज़ को उस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। माइनस बी दैट मीन्स माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू a इज़ 1 इंटू दिस इज़ -2 divided by 2. Okay, now this is 4, sorry, this is minus minus plus, that is 2 plus minus under root 4 2s are 8, so plus 8 or 4, this is 12 divided by 2, so this is 2 plus minus under root 12 डिवाइडेड बाई 2। तो y का ये वैल्यू आ रहा है तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, एक प्लस एक माइनस में। सो y इज़ इक्वल टू 2 प्लस
ये 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं क्या 4 × 3, मतलब ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√3। सो 2√3 डिवाइडेड बाई 2, ये एक वैल्यू, और दूसरा वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें जो भी नेगेटिव वाला रेजिस्टेंस आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू जो भी आ रहा है उसको हटा दो, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता। तो देखो ये 2 और माइनस 2√3, क्योंकि ये 2 में √3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू नेगेटिव है, इसे हम सिंपली हटा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो सिंपली ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, y इज इक्वल टू 2 कॉमन 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। देखो √3 का वैल्यू होता है 1.73, √3 का वैल्यू 1.73 और √2 का वैल्यू 1.41, ये हमेशा याद रखना, ये कई बार डायरेक्टली आप यूज़ करोगे। √2 का वैल्यू 1.414, √3 का वैल्यू 1.732, इसको याद रखना। तो यहाँ पे डायरेक्टली √3 का वैल्यू 1.73 अगर रिप्लेस कर दे, डिवाइड कर दे 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y का वैल्यू आ जाएगा 2.73। क्या ये आंसर है आपका? क्या ये आंसर है आपका इतना हो? नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इस सर्किट में 0.5 का। तो हम पहले ही मैंने आपको बताया कि हम लोग जब भी हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कोई भी लगा रहे तो हमेशा ये मानेंगे कि वो वो इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट के साथ सीरीज़ में होता है। तो अगर वो सीरीज़ में है तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमारे पास है 2.73 ओम, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज़ में है तो द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द इंटायर सर्किट विल बी इक्वल टू y प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, क्योंकि सीरीज़ में है तो सिंपली ऐड कर देंगे। y का वैल्यू 2.73 और ये प्लस 0.5, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करो, आंसर लिख लो, ये आ जाएगा 2.78 ओम। बोलो क्लियर है? यस। एक बारी देख लो प्रॉपरली, कुछ डाउट है तो बताओ। बोलो। तो हमें मिला y इज इक्वल 2.73 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज़ में था तो जब हम सीरीज़ में ऐड करेंगे 2.73 प्लस 0.5, तो सॉरी दिस इज़ 0.5, सो दिस इज़ 3.23 ओम, 3.23 ओम होगा ये। तो ये था आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वेशन। ये था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से सीरीज़ इनफाइनाइट सीरीज़ का क्वेश्चंस। होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे इसी तरह का और क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।